प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 भारत की खोज का 7th पार्ट व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 8 बसंत का सारा वीडियो बना चुकी हूँ और भारत की खोज का बहुत सारा मैं पार्ट बना चुकी हूँ। बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा आपको और समरी भी देखने को मिलेगा। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। तो इस पाठ में यह बताने का कोशिश किया गया है, यानी जवाहरलाल नेहरू जी बता रहे हैं कि उपनिषद जो है, हमारा जो धर्म ग्रंथ है उपनिषद, तो उसमें जैसे रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद है। तो उपनिषद में क्या किस बात पर जोर दिया गया है कि कोई भी प्रगति, यानी कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है, जब उसका जो है जनता का मन स्वस्थ हो, शरीर मतलब शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे, मतलब डिसिप्लिन में रहे। तभी कोई व्यक्ति या कोई देश जो है उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। तो यह किस में बताया गया है? उपनिषद में बताया गया है। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। मतलब ज्ञानार्जन, ज्ञान का अर्जन अगर हम करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमारे अंदर जो है संयम चाहिए, आत्मपीड़न चाहिए और आत्मत्याग चाहिए। मतलब आत्मा परमात्मा का जो होता है, उनसे उनके प्रति, ईश्वर के प्रति जो है प्रार्थना होनी चाहिए। आत्मत्याग करना चाहिए। मतलब आत्मत्याग का मतलब यही है कि जो हमारे मन में फिजूल बातें आती है, उन सब का हमें त्याग करना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। तो हमारे देश में जो भी ऋषि मुनि हुए हैं और हमारे देश में जो भी धर्म ग्रंथ हैं, जैसे रामायण, वेद, उपनिषद, गीता, ये सब, इस सब में यही बात पर जोर दिया गया है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। तो इसमें बताया जा रहा है कि गांधी जी जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जन आंदोलन करते थे, तो क्या करते थे? आत्मत्याग करते थे। उनके जो है मन में संयम रहता था। तो इसी के बल पर देश को आज़ादी मिली। यानी गांधी जी के पीछे जो इतने लोग चलते थे, गांधी जी जो भी बातें कहते थे उनको लोग मानने को तैयार हो जाते थे, अपनी नौकरी भी छोड़ देते थे। सरकारी नौकरी जो उस टाइम की ब्रिटिश सरकार की जो नौकरी थी, लोग उसको भी त्याग दिए थे और गांधी जी के पीछे पीछे चलते थे। यानी गांधी जी देश की आज़ादी के लिए जो भी काम करने के लिए कहते थे, जनता उनकी बातों को मानते थे। तो किस लिए? क्योंकि गांधी जी आत्म संयमी व्यक्ति थे, डिसिप्लिन में रहते थे और एक एक चीज़ जो है ईश्वर को समर्पित करते हुए चलते थे। इसके कारण क्या हुआ? देश आज़ाद भी हुआ और जनता जो है उनकी बातों को मानते थे। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वास और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। तो हमारे देश में जो आर्य लोग आए थे, तो अपने से भिन्न औरों के विश्वास और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। तो भारतीय आर्य क्या किए? समाज को खंडित होने से, टूटने से बचाए। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। मतलब समाज में किस तरह का संतुलन चाहिए, आपसी प्रेम भाव, इसको आर्य लोग बनाए रखे। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी
बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति का समझदारी का परिचय दिया। तो आर्य लोग क्या किए, जो लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनके पसंद पर जोर दिए और उन्हें काफ़ी तरह से छूट दिए इन सब बातों को मानने का। उनका पसंद क्या है, क्या पसंद नहीं है उन्हें, तो यह सब छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियाँ जो है बहुत ही अनोखी हैं। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। मतलब आर्य जो हैं वे व्यक्तिवादी जो विचारधाराएँ हैं, व्यक्ति के बारे में सोचे, लेकिन समाज के बारे में वो कम सोचे। सिर्फ व्यक्ति को खुश रखना है, समाज को जो व्यक्ति को खंडित नहीं होने देना है, इन सब चीज़ों पर तो ध्यान दिए, व्यक्तिवादी बात पर ज़्यादा ध्यान दिए, लेकिन सामाजिक पक्ष, समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए मनुष्य को, इस पर कम ध्यान दिए। हर व्यक्ति के लिए जीवन बँटा और बँधा हुआ था। मतलब क्या हुआ, हमारे समाज में जो लोग थे, छोटे-बड़े सबका काम बाँट दिया गया। जैसे किसी को हरिजन कहा गया, उनको छोटा काम दिया गया, कोई मोची हैं तो उन्हें जूता ही सीने दिया जाएगा, कोई किसान है तो उन्हें खेती ही करने देना है। तो इस तरह से कामों का बँटवारा हुआ। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उनके प्रति कोई बोध था। मतलब इतना तो वो किए कि जो भी कार्य था उसको बाँट दिया, लेकिन उनके मन में जो समाज की जो कल्पना होनी चाहिए, यह सब नहीं था और कोई दायित्व बोध भी नहीं था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि समाज के साथ एकात्मकता महसूस करें। मतलब कोई भी समाज अगर बनता है तो उसमें आपसी प्रेम भाव होना चाहिए, एकात्मकता होनी चाहिए, एक होकर किस तरह से मिल-जुल कर रहे, इस पर ज़्यादा बल नहीं दिया गया। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। तो आधुनिक युग में इन सब बातों का बहुत अधिक विकास हुआ। जो छोटे-बड़े लोग समझते थे, जो निम्न जाति के लोग थे, उनसे लोग घृणा करते थे। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, आधुनिक युग जो आया तो उसमें बहुत कुछ लोग इन सब बातों को नहीं मानने लगे। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। तो यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि प्राचीन मतलब जो हमारा पुराना भारत है, तो इसमें पुराने समय में इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ पर क्या हुआ, उस समय जाति-पाति का इतना अधिक बोलबाला हो गया, लोग आपस में ही जो है जात-पात लेकर लोग लड़ने झगड़ने लगे, छोटे-बड़े का काफ़ी भेदभाव हो गया। लेकिन क्या हुआ, आधुनिक युग में यह सब कम हुआ। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच-नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया गया। तो हमारा भारत जो है, हमारे भारत के जो लोग हैं, वे व्यक्तिवाद मतलब व्यक्तिवादी हो गए, अलगाववादी हो गए और ऊंच-नीच मानने लगे। ऊंच-नीच पर अधिक लोग जोर देने लगे। किसी को निम्न जाति को निम्न छोटे समझने लगे, कोई बड़े हैं तो उन्हें बड़े समझने लगे और नीचे जाति के लोगों से लोग क्या करने लगे, जैसे कि नफ़रत की भावना होती है, उसको कोई टच नहीं करते हैं। अगर कोई आ जाए, मान लीजिए बॉडी को टच कर दिए तो फिर उसे नहाना पड़ता था, अपने आंगन घर में नहीं बैठने के लिए दिया जाता था, एक कोने में कहीं खड़े रहे। तो इस तरह का ऊंच-नीच का भेदभाव बहुत बढ़ गया था। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। मतलब धीरे-धीरे क्या हुआ, जनता का जो दिमाग है इसी प्रवृत्ति को मानने लगा, मतलब बंदी बन गया। इसी को ऐसा लगा कि इसी में वो लोग बंध गए। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही। तो हमारा जब इतिहास उलट के जब आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारे देश में पहले कितना ऊंच-नीच का भेदभाव किया जाता था, छोटा-बड़ा यह सब लोगों को समझा जाता था। इसके कारण क्या हुआ, हमारे देश की उन्नति जो होना चाहिए वह उन्नति इतना नहीं कर सका। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ-साथ हमारी बौद्धिक जड़ता भी बढ़ती गई। तो क्या हुआ, लोग अधिकतर जाति पाति को ही
मानने लगे और इसमें बहुत अधिक शक्ति मतलब बढ़ने लगा और हमारा जो बौद्धिक विकास होना चाहिए वह जड़ हो गया। मतलब कुछ आगे हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि हमें जाति पाति से भी बढ़कर हमें कुछ और काम करना है, हमारे देश की उन्नति के लिए सोचना है, जात पात कुछ नहीं होता है। तो यह सब आदमी नहीं सोच पा रहा था और क्या हो गया, जाति की रचनात्मक शक्तियाँ जो हैं वह धुंधली होती चली गई और जाति के जो रचनात्मक एक शक्तियाँ होनी चाहिए जिससे हमारा देश विकास कर पाता, तो विकास नहीं कर पाया। लोग इसी में ही बंध कर अधिकतर लोग रह गए। जाति पाति लेकर ही लड़ाई दंगे फसाद होने लगे और आदमी का जो बौद्धिक विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पाया। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है बच्चों। तो आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।